नमस्कार दोस्तों, सीसी के इस लाइव रिसर्च लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि अपने पिछले सेशन में हमने बात की थी पत्रकारिता के स्तंभ। इस विशेष विषय पर हमने ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश की थी। मित्रों, जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि पत्रकारिता के स्तंभ, इस पर हम आगे भी चर्चा करेंगे और स्तंभों पर हम प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे अपने लाइव रिसर्च लेक्चर के माध्यम से। तो आपको बताना चाहेंगे कि आज एक बार फिर से इस विशेष विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर पंकज कुमार मिश्र। डॉक्टर पंकज कुमार मिश्र जाने माने संस्कृत के प्रोफेसर हैं जो सेंट स्टीफेंस कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं, और यही कहना चाहूँगी कि ये अपनी स्टूडेंट्स छात्र छात्राओं के बीच में लोकप्रिय हैं, क्योंकि ये निरंतर विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से भाषा को और भी आसान बना देते हैं। तो आइए तहे दिल से हम स्वागत करते हैं डॉक्टर पंकज कुमार मिश्र का। डॉक्टर मिश्र, आपका स्वागत है। थैंक यू गीतिका जी। सुप्रभातम मित्रों। आज हम पुनः पत्रकारिता के जो स्तंभ है उन विषयों पर चर्चा करने के लिए आए हैं। हमारी श्रृंखलाओं में ये निरंतर चर्चा चलती रहती है कि पत्रकारिता के इस रहस्य को किस प्रकार हम सहजता व सरलता से समझ सकें, और इसी क्रम में एक निरंतर परिचर्चा चलती चली आ रही है। आज हम पुनः इसी पत्रकारिता के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, जिनका साक्षात संबंध हमारे हाथ में आने वाली पत्र पत्रिकाओं से है, जो देखने के बाद जो आकर्षण उत्पन्न करता है। मित्रों, आज हम नया विषय ले रहे हैं, जिसमें कि सर्वप्रथम हम पृष्ठ सज्जा या पृष्ठ विन्यास, इसको चर्चा का विषय बनाते हैं। हम जब किसी दुकान पर किसी पत्रिका बेचने वाले के यहाँ पत्र पत्रिका को देखते हैं तो प्रथम आकर्षण हम पाते हैं उनके रंग रूप को देख करके। लेकिन आज अपना विषय रंग रूप नहीं है, बल्कि हमारा आकर्षण का एक और केंद्र होता है कि उस पत्रिका का प्रथम पृष्ठ क्या है, उसके प्रथम पृष्ठ पर ऐसी कौन सी बातें लिखी है कि हम उसी पत्रिका को ग्रहण करें, या वो पत्रिका हमें बार बार आकृष्ट करे कि मैं उसे खरीदूं या अपने पाठ का विषय, पठन का विषय बनाऊं। तो इस रूप में अगर हम देखें कि किसी भी पत्र या पत्रिका की पृष्ठ सज्जा कैसी होनी चाहिए, पृष्ठ विन्यास कैसा होना चाहिए, तो सर्वप्रथम उनके पृष्ठों की हम चर्चा करते हैं। हम निरंतर ये जानते चले आए हैं कि ये या तो 48 या 64 इस रूप में 16 के गुणन के रूप में पत्रिकाएं आती है। अब यहाँ हम देखें कि हमारा सबसे पहले होता है प्रथम पृष्ठ। तो सामान्य रूप से कोई भी पत्रिका अपने प्रथम पृष्ठ को किस प्रकार रखता है, हम इसको जानते हैं। अगर साज सज्जा का विषय देखें तो प्रथम पृष्ठ के ऊपर में सर्वप्रथम नाम होता है पत्रिका का। कोई भी पत्रिका नाम ले ले, अ ब स कुछ भी हो, वो पत्रिका का नाम होता है जो मोटे अक्षरों में होता है। उसके बाद उसके नीचे नाम की अपेक्षा कम अक्षरों में, कम अक्षर से तात्पर्य है यहाँ पर कि मोटाई या जो बोल्ड जिसको कहते हैं वो कम फॉन्ट वाले होते हैं, और उसमें ये लिखा रहता है कि वह पत्रिका दैनिक है या साप्ताहिक है या पाक्षिक है या मासिक है। तो इस रूप से उसमें संकेत दिया रहता है। फिर उसके नीचे हम आकर के देखते हैं तो संपादक का नाम होता है, संस्था आदि के नाम होते हैं, और यदि संभव हो तो प्रत्येक संस्था का अपना प्रतीक चिन्ह होता है, उसका लोगो होता है, उस पर कोई संकेत या कोई उद्देश्य वाक्य होता है। तो इस रूप में उस संस्था का उद्देश्य वाक्य के साथ वह प्रतीक चिन्ह हम प्रथम पृष्ठ पर देखते हैं। तो इस रूप से यह एक कलेवर बनता है, जिसको हम आवरण पृष्ठ कह लेते हैं या जिल्द कह लेते हैं, जिसको प्रथम दृष्टिया देखने से ही हम समझ पाते हैं कि अमुक पत्रिका कहाँ से छपी है, और छपने के अनंतर इनका स्वरूप, इनका प्रबंधन, इनका संपादन किनके जिम्मे में है। हम उदाहरण के रूप में एक पत्रिका लेते हैं और उस पत्रिका की समस्त व्यवस्था को जानने की कोशिश करते हैं, और वो पत्रिका है अर्वाचीन संस्कृतम। मित्रों, जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन पे स्लाइड्स में देख पा रहे होंगे कि पहला नाम है अर्वाचीन संस्कृतम। यह पत्रिका है और मोटे अक्षरों में, बड़े अक्षरों में अर्वाचीन संस्कृतम लिखा हुआ है। उसके नीचे आप ब्रैकेट में देख पा रहे होंगे लिखा हुआ है त्रैमासिकम पत्रम।
इसको पढ़ने मात्र से हमें इसका बोध हो जाता है कि यह पत्रिका प्रतिवर्ष 4 पत्रिकाएं आती है, 4 अंक इनके आते हैं, जिसमें कि जिसके आधार पर हम ये कहते हैं कि ये त्रैमासिक है, यानी प्रति 3 महीने पर इस पत्रिका का संपादन होता है, हमारे पास ये पत्रिका आती है। पुनः आप देखेंगे कि नीचे एक विशिष्ट रूप में लिखा हुआ है 33तमे वर्षे द्वितीय तृतीयश्च अतिरिक्तः संयुक्तोऽङ्कः। अब पत्रिकाओं के ऊपर यह निर्देश बहुत महत्वपूर्ण है, हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। सामान्य रूप से इस प्रकार नहीं लिखा रहता, या तो यह लिखा रहना चाहिए था कि 33तमे वर्षे द्वितीय अंकः, अर्थात कि 33वें वर्ष का यह दूसरा अंक है। लेकिन इसमें कॉम्प्लिकेशन सा उत्पन्न हो रहा है कि 33तमे वर्षे द्वितीय तृतीयश्च अतिरिक्तः संयुक्तोऽङ्कः, अर्थात ऐसा प्रतीत होता है कि किसी कारणवश इस पत्रिका की छपाई में, इस पत्रिका के प्रकाशन में कहीं व्यवधान हुआ हो या उसकी कॉन्टिन्यूटी ब्रेक हुई होगी। इसीलिए जो संयुक्त अंक है, इससे ऐसा प्रतीत होता है कि 33वें वर्ष में जो छपकर आने वाली पत्रिका थी, वह पत्रिका किसी एक जो क्वार्टर है, एक त्रिमास में छप करके नहीं आई है। तो संपादक या प्रबंधक इस प्रकार की योजना करते हैं, क्योंकि उनके तो पाठक होते हैं, उनके ग्राहक होते हैं, और वो अपने हर अंक के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। तो उनकी सुविधा की दृष्टि से पिछले अंक को और आगामी अंक, दोनों अंकों को एक साथ ही प्रकाशित करके यहाँ पर उन्होंने लाया है, इसलिए लिखा हुआ है संयुक्तोऽङ्कः। लेकिन यह मान्य व्यवस्था नहीं है, ये आपद धर्म है, ये इमरजेंसी में लाने की जाने वाली व्यवस्था है। अन्यथा पत्रिका का जो सामान्य स्तंभ है, सामान्य रूप है, सामान्य स्वरूप यह है कि अगर वो त्रैमासिक है तो एक बार में 1 अंक है। हाँ, अगर कोई व्यवधान है, किसी कारणवश पत्रिकाएं नहीं आ पाती है, जो सामान्य रूप से देखा जाता है कि कई पत्रिकाएं ऐसी है जो लगातार नहीं छपती, तो उनको कई सारे अंकों को एक साथ जोड़ करके ही प्रकाशित कर दिया जाता है। और ये खास करके यह व्यवस्था जो है, जो जर्नल्स होते हैं, खास करके जो शोध पत्रिकाएं होती है, उनमें ये बातें विशेष देखी जाती है। उसके बाद इस सूचना के बाद हम पाते हैं उसमें कि 15 अप्रैल से 15 जुलाई से तात्पर्य क्या हुआ, आप देखेंगे कि 15 अप्रैल से 15 जुलाई 2011 लिखा हुआ है। अब यदि इसको जोड़ने की कोशिश करें तो ये 3 महीने का द्योतक है, अर्थात इससे पहले का जो अंक है, अर्थात आप उसे ले सकते हैं कि जनवरी से जो मार्च का अंक है वो अंक नहीं छपा, इसीलिए इसको संयुक्तांक कहा गया। फिर कह रहा है कि 128 और 129 अतिरिक्त अंक, यहां अतिरिक्त अंक को भी समझने की हमें कोशिश होनी चाहिए। कभी कभी किसी विशेष परिस्थिति में, किसी विशेष संदर्भ में, यदि उसी संस्था के माध्यम से किसी सेमिनार का आयोजन किया गया हो या कोई विशिष्ट अंक निकालने की तैयारी हो, तो वो यथा समय यथा संभव अपने अतिरिक्त अंक को भी निकालते हैं। यह अतिरिक्त अंक उस त्रैमासिक जो परंपरा है, यानी वर्ष में जो आने वाली 4 पत्रिकाएं हैं, इसके अतिरिक्त यह व्यवस्था होती है। दूसरे शब्दों में हम अगर गिनती की दृष्टि से देखें तो हम इसे 5वां अंक, 6ठा अंक, 7वां अंक भी कह सकते हैं, लेकिन संवैधानिक रूप में, व्यवस्था के रूप में वह अतिरिक्तांक है, वो त्रैमासिक का हिस्सा नहीं होता। तो इस रूप में यह एक विशिष्ट अतिरिक्तांक है। तो उसके बाद आप पाएंगे कि नीचे लिखा होगा प्रधान संपादक, प्रधान संपादकः। ये प्रधान संपादक है, जो प्रधान संपादक हैं उनका नाम उनके नीचे लिखा होता है। और तदनंतर उसके बाद आप पाएंगे कि देववाणी परिषद आदि जो एड्रेस है वो एड्रेस है। तो ये समग्रता है उस पत्रिका की, अर्थात इसको देखने के बाद हमें इनकी सारी जानकारी, सारी जो प्राथमिक सूचना है उस पत्रिका की प्राप्त हो रही है। और तदनुसार हम हाथ में लेकर के आगे जानने की कोशिश करते हैं कि इस संयुक्त अंक में ऐसे क्या क्या विषय हैं, ऐसे क्या क्या पाठ हैं, या ये अतिरिक्त अंक है तो उस अतिरिक्त अंक की विशेषता क्या है, हम उसको जानने की कोशिश करते हैं उस पत्रिका को हाथ में लेकर के। अब देखेंगे हम उनके दूसरे पृष्ठ पर जाते हैं। मित्रों, अगर हम किसी भी पत्र या पत्रिका पर दृष्टि डालें तो जो शुरू के, जो प्रारंभ का जो आवरण पृष्ठ है, उस आवरण पृष्ठ के पीछे भी एक पृष्ठ है। अर्थात अगर एक पेज है तो उसके दोनों तरफ पृष्ठ होते हैं। तो यदि ऊपर का पृष्ठ, जैसे हमने आवरण पृष्ठ कहा, तो उसके नीचे का भी क्या है, वो अंतस्थ पृष्ठ होगा, जिसे कि हम दूसरा पृष्ठ कहते हैं।
आज के संदर्भ में अगर देखें तो कई विशिष्ट पत्रिकाएं ऐसी होती है जो उन पृष्ठों का उपयोग विज्ञापन आदि सामग्री के लिए करते हैं या किसी महत्वपूर्ण सूचना आदि के लिए कर लेते हैं। हम उस पृष्ठ को यह नहीं समझें कि उपेक्षित है, या कोई पत्रिकाएं खास करके जो जर्नल्स हैं वो ब्लैंक छोड़ते हैं, उस जगह को पूरी तरह से ब्लैंक छोड़ देते हैं, उस पर कुछ नहीं लिखा हुआ होता है, वो साज सज्जा का हिस्सा है। हम जिस पृष्ठ सज्जा की बात करते हैं वो हमारा एक लक्ष्य होता है कि हम अपने पत्रिका का कलेवर किस रूप में पाठक तक ले जाएं। तो प्रथम पृष्ठ आवरण पृष्ठ नाम हुआ, और उसके दूसरे पृष्ठ के पीछे या तो ब्लैंक छोड़ते हैं या उसे विज्ञापन के संदर्भ में लाते हैं, या हम उसे उसी पत्रिका से संबद्ध किसी विशिष्ट सूचना की श्रेणी में उस पृष्ठ का उपयोग कर लेते हैं। अब आते हैं कि इसी पत्रिका के आखिर में सबसे अंत में जाकर के आप देखेंगे तो वहां भी दो पृष्ठ है, वो जो लगातार पृष्ठ आ रहा है आवरण वाला, तो पीछे का भी पृष्ठ हुआ, उसके पीछे के भी पृष्ठों का उपयोग जो संपादक हैं या प्रबंधक है वो अपनी योजना और अपनी व्यवस्था के अनुसार करते हैं। यदि विज्ञापन आदि की संख्या बहुत अधिक है तो उन पृष्ठों का भी प्रयोग विज्ञापन में कर लेते हैं, लेकिन ध्यान रखेंगे ये विज्ञापन जो है वो उस पत्र या पत्रिका का महत्वपूर्ण अंग नहीं है, वो व्यावसायिक अंग है। लेकिन संस्थागत जो निकलने वाली पत्रिकाएं होती है वो सामान्य रूप से अपनी संस्था के विज्ञापन, अपनी संस्था के प्रकाशन जो है उनकी दृष्टि से उनका उपयोग कर लेते हैं, और उसके पीठ के पीछे जो जगह है उसका उपयोग अपने यहाँ से जो प्रकाशित होने वाली पुस्तकें हैं या अपने यहाँ से आने वाली कोई महत्वपूर्ण पुस्तक है उसमें उसका उपयोग वो कर लेते हैं। और पुनः उस सबसे पीछे का जो हिस्सा है उसके ऊपर वाला जो हिस्सा होता है उसको भी या तो ब्लैंक या विज्ञापन के उपयोग में या किसी विशिष्ट सूचना के उपयोग में सामान्य रूप से इस पृष्ठ विन्यास की दृष्टि से हम देखें तो उसका प्रयोग करते हैं। मित्रों, इसके बाद हम देखते हैं कि जब तीसरा पेज यदि हम गिनती के हिसाब से कहें या यूं कहें कि व्यवस्था की दृष्टि से जो द्वितीय पृष्ठ है उस पर पत्रिकाएं अपनी सारी सूचनाएं, अपनी पंजीकरण संख्या या विषय सूची, इन सारी बातों की वो व्यवस्था करते हैं, देते हैं सारा। हम इस संदर्भ में एक और देखें अर्वाचीन संस्कृतम के उसी अंक का जो पृष्ठ है उस पृष्ठ पर उन्होंने कैसा उपयोग किया है। देखें, पाते हैं अर्वाचीन संस्कृतम ऊपर लिखा हुआ है, आप पा रहे हैं कि ये 33वें वर्ष का दूसरा और तीसरा अतिरिक्त संयुक्तांक लिखा हुआ है, तिथि है। जो ऊपर का जो पृष्ठ है प्रथम पृष्ठ उसी की पुनरावृत्ति है। उसके नीचे हम पाते हैं कि विषय और पृष्ठांक है। यह महत्वपूर्ण पृष्ठ होता है, पाठक के लिए यह पृष्ठ सर्वाधिक उपयोगी होता है। यदि प्रथम पृष्ठ आकर्षण का केंद्र है, प्रथम पृष्ठ सूचना का केंद्र है, तो महत्ता की दृष्टि से, उपयोगिता की दृष्टि से यह पृष्ठ जो है वह सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। कई तरह के पाठक होते हैं जिनमें एक लेखक पाठक भी होता है, अर्थात यदि किसी लेखक के लेख उसमें प्रकाशित हुए हैं तो वो भी उस पत्रिका को पढ़ने का प्रयास करेगा। तो तदनुसार जो लेखक पाठक होंगे उनको भी वहीं से सूचना मिल जाती है कि उनके लेख छपे हैं या नहीं। या ऐसे कोई जो पाठक होते हैं जो निरंतर उनको उपयोग में लाते हैं तो वो ये देखने की कोशिश करेंगे कि इस अंक में क्या क्या अन्य विषय, क्या क्या अन्य सामग्रियां प्रकाशित हो रही है और हमारे अपने महत्व के कौन कौन से विषय इसमें आ रहे हैं। मित्रों, यह आवश्यक नहीं है कि सारे पाठकों के लिए सारे विषय सर्वाधिक उपयोगी हों या किसी भी एक पाठक के लिए कोई भी विषय उपयोगी ना हो, ऐसा नहीं होता। क्योंकि हमने बार बार चर्चा की है कि भिन्न भिन्न रुचि को ध्यान में रखते हुए पत्रिकाओं का प्रकाशन होता है। तो इन्हीं रुचियों के अंतर्गत प्रायशः जो पत्रिका के प्रबंधक होते हैं वे प्रयास करते हैं कि अपने जो पाठक हैं उनके वे पाठक हर वर्ग से हैं, तो उन वर्गों की रुचि को ध्यान में रखते हुए वे अपने स्तंभों का निर्धारण करते हैं। अब उसी अनुसार में हम देखते हैं कि जो हमने अपने सामने ये विषय आदि पृष्ठांक आदि देखने का प्रयास किया तो आप पाएंगे 1 है, 2 है और हमने 20 तक रखा है। चूंकि विषय सूची में कुल जो उनके विषय हैं वो 20 विषय हैं, जिसमें आप पाएंगे देखेंगे जैसा कि पहला ही है संपादकीयम,
फिर उसके सामने पृष्ठों की संख्या है। तो इसी प्रकार इनके जो स्तंभ हैं, इनके जो आलेख हैं या इनके जो निबंध है, उनकी 20 की संख्या है और 20 तक वो विषय सूची है। और अंत में आप पाएंगे कि नीचे एक वाक्य है, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थानस्य साहाय्येन प्रकाशितम, अर्थात राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान की सहायता से प्रकाशित। मित्रों, यह व्यवस्था अनिवार्य नहीं है पत्रिका के लिए, क्योंकि अगर पत्रिका में स्वयं में यह सामर्थ्य है, प्रबंधन में यह सामर्थ्य है कि कहीं से उनको स्पॉन्सरशिप या कहीं से आर्थिक सहायता नहीं लेनी हो, तो इस वाक्य की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन यह एक कर्टसी है, यह एक शिष्टाचार है। हम आप आम जीवन में भी यदि किसी से सहायता प्राप्त करते हैं तो उनको हम रिकॉग्नाइज करते हैं, हम उनको पूरी तरह से उनका हम सम्मान करते हैं। और वैधानिक दृष्टि से किसी भी अगर सरकारी संस्था से अगर अर्थराशि धनराशि प्राप्त हो रही है तो उसमें तो यह आवश्यक रूप से दिया ही जाना चाहिए, दिया ही जाता है कि किस सहायता से इस पत्रिका का प्रकाशन हो रहा है। तो इस रूप में भी दो बातें सामने आती है। पहली बात तो यह सामने आती है कि जरूरी नहीं कि नियमित रूप से कहीं से अर्थराशि की प्राप्ति हो और उसकी सहायता से प्रकाशित हो, लेकिन जिन जिन अंकों के प्रकाशन में यदि किसी भिन्न संस्था का सहयोग या किसी भिन्न व्यक्ति का सहयोग प्राप्त होता है तो उनके प्रति इसी प्रकार नीचे या कहीं विशिष्ट स्थान पे, कहीं कहीं आप देखेंगे कि बॉक्स में या कहीं आर्टिस्टिक स्टाइल से उनको विशेष सम्मान देने के लिए हम ये पंक्ति नीचे पाते हैं। और संस्कृत में जैसा उदाहरण आपके सामने आया कि ये पंक्ति इस प्रकार बनी कि राष्ट्रीय संस्कृत संस्थानस्य साहाय्येन प्रकाशितम। तो ये हमने दूसरे पृष्ठ को जानने का प्रयास किया इस संदर्भ में कि पत्रिका का दूसरा पृष्ठ किस प्रकार होता है। इसके बाद ये जो पत्रिकाएं होती हैं, लेख बदलते रहते हैं, विषय बदलते रहते हैं, सूचनाएं बदलती रहती हैं, लेकिन आप पाएंगे कि हर पत्रिका का एक सामान्य पहलू है जो पीछे आने वाले अंकों में समानता दिखती है। अर्थात जैसे संपादकीयम है, पिछले अंक में भी संपादकीयम, उससे भी पिछले अंक में संपादकीयम और आने वाले अंकों में भी संपादकीयम, यानी वहां पर ना तो वो टाइटल चेंज हो रहा है ना ही वह स्थान परिवर्तित हो रहा है। क्या मतलब हुआ? यहां तात्पर्य यह है कि हर पत्र या पत्रिका का अपना एक स्थायी स्तंभ होता है जो प्रति अंक नियमित रूप से वह स्तंभ उसमें छपता रहेगा। लेकिन कभी कभी यह भी हो सकता है कि हमें कोई नया स्तंभ करें और 2 अंकों के बाद उस स्तंभ को हम बंद कर लेते हैं, लेकिन उस पत्रिका का जो दर्शन है, उस दर्शन की दृष्टि से कुछ ऐसे स्तंभ आवश्यक रूप में होते हैं जो निरंतर आते रहते हैं। आप अपने अगर मनोमस्तिष्क पर प्रभाव डालें तो कई सारी ऐसी पत्रिकाएं हैं, जैसे हिंदी पत्रिकाएं आती रहती हैं, कादम्बिनी, उसमें कई सारे ऐसे स्तंभ है कि जहां खास करके उस स्तंभ मात्र को देख करके हम उस पत्रिका के प्रति आकर्षित होते हैं, क्योंकि वो नियमित रूप से वो स्तंभ आते हैं और वो आते रहते हैं। हम अगर इस अर्वाचीन संस्कृतम नामक इस विशिष्ट पत्रिका के संदर्भ में देखें तो देखेंगे कि मूल रूप से इसमें हमने 4 स्थायी स्तंभ को निकाला है। ये चारों स्थायी स्तंभ नियमित रूप से, अगर हमने 33वें वर्ष के अंक की चर्चा की तो इसका आशय यह है कि 33 वर्ष पूर्व यह पत्रिका छपी होगी, छपनी प्रारंभ हुई होगी और उस समय से लगातार यह पत्रिका छपती चली आ रही है। और उन सब में अगर एक सामान्य बिंदु को ढूंढने का प्रयास किया जाए तो वह सामान्य बिंदु और कुछ नहीं, उनके स्थायी स्तंभ होते हैं। क्यों? क्योंकि संपादक बदल सकते हैं, परामर्शदाता बदल सकते हैं, उनके विषय परिवर्तित होते रहते हैं, लेकिन स्तंभों के जो ये नाम हैं वो नियमित रूप से चले आते हैं। उन स्तंभों के अंतर्गत सूचनाएं भिन्न हो सकती हैं। तो इस अनुसार जो अर्वाचीन संस्कृत हैं, इनके 4 स्थायी स्तंभ हैं और वे चारों स्थायी स्तंभ है, जिसमें पहला है संपादकीय, संपादकीयम, जो पहले ही पृष्ठ पे इससे पहले हमने देखा था तो वो पाया था। इस संपादकीयम के विषय में भी हम जान लें कि यह होता क्या है। संपादक या तो उस पत्रिका के समग्र कलेवर को ध्यान में रख करके या उस अंक विशेष में आने वाले जितने भी लेख हैं
उन लेखों को ध्यान में रख करके अपनी कोई विशिष्ट टिप्पणी करता है। या दूसरे रूप में यह देखें कि कदाचित उसी समय कोई विशिष्ट घटना होती है, कोई महत्वपूर्ण विषय हमारे सामने आते हैं, वाद या विवाद का कोई नया विषय उभर कर आता है, तो उनको संपादकीय के अंतर्गत समाहित किया जाता है। और पिछली चर्चाओं में कई बार हमने ऐसा उल्लेख किया है कि भले ही पत्रिका साहित्यिक क्यों ना हो, लेकिन संपादक वहां स्वतंत्र होते हैं जीवन और जगत के अन्य विषयों पर भी टिप्पणी करने के लिए। तो यह संपादकीयम होता है जिसमें राजनीति से, खेल से, चलचित्र से या जीवन व्यवहार से जो भी विषय संबद्ध होते हैं, उन संबद्ध विषयों को केंद्र बिंदु में रखते हुए संपादकीय लिखते हैं। लेकिन सविशेष एक बात मैं जरूर कह दूं, टिप्पणी में यह कह दूं कि सामान्यतया संपादक ऐसे भी देखे जाते हैं जो उस अंक के विभिन्न लेख होते हैं, उन लेखों के संदर्भ में वे अपनी टिप्पणी करते हैं और वह संपादकीय के अंतर्गत में करते हैं। इसके बाद जो एक स्थायी स्तंभ है वह है नव प्रकाशन चर्चा। चूंकि हम जिस पत्रिका की चर्चा यहां कर रहे हैं वो साहित्यिक पत्रिका है, और साहित्यिक पत्रिका होने के कारण इसमें यह एक खास स्तंभ हम इसलिए देख पा रहे हैं कि साहित्य जगत में, संस्कृत में कई काम होते चले आ रहे हैं। कई महाकाव्य लिखे जा रहे हैं, नाटकों की रचना होती है। मैंने कई बार चर्चा की कि संस्कृत में जासूसी कहानियां लिखी जाने लगी है, हाइकू कविताएं लिखी जा रही है, कव्वालियां लिखी जा रही है, गजल आदि लिखे जा रहे हैं। तो इस क्रम में यदि उस दौरान अगर किसी प्रसिद्ध कवि की प्रसिद्ध रचना आती है, या किसी अप्रसिद्ध कवि की सुंदर रचना आती है, या किसी युवा कवि की पहली रचना आती है, तो इन सारे चीजों को प्रमोट करने के लिए, प्रोत्साहन देने के लिए, या हम जो प्रबुद्ध पाठक हैं उन प्रबुद्ध पाठकों की दृष्टि से कई नए प्रकाशन होते हैं, उन नए प्रकाशनों का नाम, प्रकाशन सहित, वर्ष सहित, प्रकाशक स्थल सहित उनकी चर्चा आती है। और हम उसमें यह भी टिप्पणी पाते हैं कि वह जो रचना है, वह जो नया ग्रंथ है, जो नूतन प्रकाशन है, उसमें कौन सी ऐसी बातें हैं जिनको उठा करके ये प्रकाशन हमारे सामने आया है। तो नव प्रकाशन की चर्चा है, इसमें नए नए प्रकाशनों की चर्चा आती है। और मित्रों, साहित्य से रुचि रखने वालों के लिए यह जो स्तंभ है वह बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है। इसके बाद जो तीसरा स्थायी स्तंभ है वह है देववाणी परिषद वार्ता। चूंकि अर्वाचीन संस्कृतम जो प्रकाशित होती है वो देववाणी परिषद नामक एक विशिष्ट संस्था से प्रकाशित होती है, और देववाणी परिषद अपने न केवल साहित्यिक गतिविधियों के लिए सुख्यात है, प्रख्यात है, बल्कि यह देववाणी परिषद यथा काल यथा समय संस्कृत की समग्रता के प्रचार प्रसार के लिए भी विविध प्रकार के कार्यक्रम करते रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो पूरे उस कालावधि में अगर उस देववाणी परिषद विशेष के द्वारा किसी भी प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं या करवाए जाते हैं, तो उनकी सूचनाओं का वहां संकलन होता है। मैं यह भी इस पर टिप्पणी कर दूं कि यह परिषद विशेष के द्वारा जो अनुष्ठित कार्यक्रम होते हैं उनकी चर्चा मात्र इसमें है। तो यह भी एक नियमित स्तंभ है, स्थायी स्तंभ है। लेकिन चौथा जो सर्वाधिक प्रमुख है वो है संस्कृत जगत वार्ता। मित्रों, हम आप सभी जानते हैं कि यह संस्कृत ना तो कूप है और ना ही तालाब। यह संस्कृत विशुद्ध रूप से कलकल निनाद करने वाली एक नदी है जो सदियों से बहती चली आ रही है और अपने लक्ष्य तक पहुंचती रहती है। संस्कृत में जब से हम संस्कृत का इतिहास प्राप्त करते हैं आज तक हर प्रकार की रचनाएं, कार्यक्रम विविध जगहों पर पूरे भूमंडल में संस्कृत से संबद्ध कई प्रकार के कार्यक्रम होते हैं। तो अब इस पत्रिका की विशिष्ट भूमिका इस जगह पे होती है कि संस्कृत जगत में संस्कृत से संबद्ध किस किस प्रकार के कार्यक्रम हुए हैं और कदाचित आने वाले दिनों में संस्कृत से संबद्ध कौन कौन से कार्यक्रम होने वाले हैं, उनकी विशिष्ट सूचनाएं इनमें दी जाती हैं। उदाहरण के लिए, यदि आज की डेट में कहीं पर किसी जगह संस्कृत के नाटक का मंचन हो रहा है,
तो आने वाले अंकों में हम उन जो मंचित नाटकों है, नाटक किसने मंचन किया, किसने किसने भूमिका निभाई, किस नाटक का मंचन हुआ, उसकी सूचना सचित्र हम प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार से हमने एक उदाहरण लिया अर्वाचीन संस्कृतम के स्थायी स्तंभ को लेकर के, और उन स्थायी स्तंभों को हमने 4 बिंदुओं के अंतर्गत देखने का प्रयास किया। लेकिन ऐसे अन्य कई पत्रिकाएं हैं जिन पत्रिकाओं के अपने स्थायी स्तंभ होते हैं, वो चाहे वो बच्चों के लिए स्थायी स्तंभ हो, कभी कभी वर्ग पहेली का निर्माण हो जाता है, और आजकल जो एक नई परंपरा पिछले 8-10 वर्षों से देखी जा रही है कि सुडुकू इसको हल करने के लिए या वर्ग पहेली आदि बना करके दिए जाते हैं, या संस्कृत जगत से संबद्ध क्विजेज, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उसमें से पूछ लिए जाते हैं कि महाभारत के युद्ध में प्रथम बाण किसने छोड़ा। अब है गंभीर विषय हमारे आपके लिए, तो वो इस तरह के प्रश्न उसमें होंगे और उसका उत्तर होगा। या इसी तरह एक और प्रश्न पूछ लिए, हम आप लोगों के सामने शेयर कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। महाभारत के संदर्भ में हम लोग संजय का नाम बार बार सुनते चले आ रहे हैं कि धृतराष्ट्र को संजय ने 18 दिनों में तक जो चलने वाले युद्ध थे वो लगातार उनकी सूचनाएं देते रहे थे। लेकिन धृतराष्ट्र और संजय के बीच में संबंध क्या है, यानी क्यों संजय धृतराष्ट्र के पास है, अर्थात संजय का ऐसा कौन सा पद है। तो ऐसे छोटी छोटी और गूढ़ बातें हैं। बर्बरीक कौन है, तो इन गूढ़ बातों को भी लेकर के स्तंभ होते हैं। ध्यान रखेंगे ये तो केवल महाभारत के संदर्भ में है, लेकिन संस्कृत के ज्ञान कोश के अंतर्गत सामान्य ज्ञान की जितनी भी बातें होती है, उन ज्ञान को ध्यान में रखते हुए कई प्रकार के प्रश्न आदि पूछे जाते हैं जो नियमित स्तंभ के अंतर्गत आते हैं। वो अलग किसी विशिष्ट पत्रिका के संदर्भ में यदि चर्चा करने का अवसर मिला तो वो हम चर्चा करेंगे, लेकिन मूल रूप से हम इन स्तंभों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। और इनके आधार पर जो एक मूल हम निष्कर्ष निकाल करके रख रहे हैं आपके सामने, वो निष्कर्ष वाक्य ये निकलता है कि हर पत्रिका का अपना एक स्थायी स्तंभ होता है। यहाँ एक का मतलब एक ही स्थायी स्तंभ नहीं, बल्कि कई स्थायी स्तंभ होते हैं, जिन स्थायी स्तंभों को सजाने संवारने में पत्रिका मनोयोग से काम करती है। इसके बाद मित्रों हम पाते हैं कि उन पत्रिकाओं के नीचे या कोई विशिष्ट सूचना रहती है। यदि हम अर्वाचीन संस्कृत के संदर्भ में देखें तो आप पाएंगे यहां लिखा हुआ है कि अर्वाचीन संस्कृते प्रकाशितेषु लेखेषु रचनासु च विचाराः अभिप्रायाश्च तल्लेखका नामेव सन्ति। इदम् आवश्यकं नास्ति यत् तैः अर्वाचीन संस्कृतस्य संपादकः प्रकाशकश्च सहमतो भवेत्। और दूसरी सूचना है कि अर्वाचीन संस्कृत संबद्धाः सर्वेपि विवादाः दिल्ली न्यायालयाधीना एव विचारणीयाः स्युः। आजकल एक परंपरा देखी होगी जिसको हम डिस्क्लेमर कहते हैं। इसी प्रकार पत्रिकाएं भी होती है, क्योंकि जब पत्रिका के पास लेख आते हैं तो उन लेख विशेष के संदर्भ में हम क्या पाते हैं कि कई लेखकों के अपने मत होते हैं, अपने विचार होते हैं। तो आवश्यक नहीं कि हम पाठक उन विचारों से सहमत हों। तो ऐसे विचार से यदा कदा पाठक उत्तेजित हो जाते हैं और उत्तेजना के उस क्षण में वो विवाद का विषय बन जाता है। तो इसीलिए संपादक के ऊपर किसी भी प्रकार का दोषारोपण न हो, इसलिए ये नीचे वाक्य लिख दिया जाता है कि इसमें प्रकाशित होने वाले जो भी लेख या आलेख हैं उनका संपादक से कोई विशेष ये नहीं है, क्योंकि ये सारा का सारा जो है विचार ये लेखक के हैं और ये लेखक का दायित्व है, लेखक की भूमिका होती है अगर इससे किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होता है तो। फिर दूसरी सूचना आपने देखी जिसमें हम यह पाते हैं कि उस सूचना के अंतर्गत यह दिखाने का प्रयास किया गया है कि विवाद उत्पन्न होने के क्रम में यदि कोई एक दंडात्मक प्रक्रिया प्रारंभ होती है तो विवाद का वह क्षेत्र कौन सा होना चाहिए, किस क्षेत्र विशेष में जाकर के उन विवादों का निपटारा किया जाना चाहिए। तो यहां पर आपने देखा है कि दिल्ली न्यायालयाधीना एव विचारणीयाः स्युः, कि दिल्ली न्यायालय के अधीन ही इस पर विचार किया जाना चाहिए। मित्रों, इन स्तंभों की चर्चा के बाद पत्रिका के भिन्न भिन्न कलेवरों को हम आगे की अपनी परिचर्चा में भी जारी रखेंगे। तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद।
मित्रों, हम पत्रिका के विभिन्न स्तंभों के संदर्भ में पृष्ठ विन्यास, पृष्ठ सज्जा की चर्चा करते हुए हमने एक पत्रिका का उदाहरण लिया और उस उदाहरण के माध्यम से जानने का प्रयास किया कि किस प्रकार अपने नियमित स्तंभों को विभिन्न पत्रिका वाले, विभिन्न पत्रिकाओं के संपादक, विभिन्न पत्रिकाओं के प्रबंधक उनमें सजाते और संवारते हैं। अब एक और विषय आया कि जब विषय सूची का स्तंभ हमने देखा और उस स्तंभों के आधार पर हमने नियमित स्तंभों की चर्चा की, स्थायी स्तंभों की चर्चा की, उसके बाद का जो उसके जो बैक का पेज है, जो पीछे का पृष्ठ है, हम उस पृष्ठ को भी जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस संदर्भ में पुनः मैं यह दोहराना चाहूँगा, बताना चाहूँगा कि यह आवश्यक नहीं कि यह पृष्ठ संख्या 2 हो या पृष्ठ संख्या 3 हो, यह पृष्ठ संख्या 7 या 8 पर भी ये विषय जा सकते हैं, क्योंकि यदि विज्ञापन अधिक होते हैं और विज्ञापन दाताओं की प्रार्थना, विज्ञापन दाताओं का निवेदन होता है कि हमें उन पृष्ठों पे हमारे विज्ञापन दिए जाने चाहिए, तो हो सकता है कि अगर शुरू के 2, 3, 4, 5, 6, 7 पृष्ठ अगर उस विज्ञापन से भरे हों तो 9वां या 10वां जो पृष्ठ है वहां पर हम विषय सूची आदि का उल्लेख पाते हैं। पुनः हम क्या पाते हैं कि जो विषय सूची है उसके पीछे के पृष्ठ में ये जो प्रबंधन की हमने बार बार चर्चा की, हमने संपादक और प्रधान संपादक की चर्चा की, लेकिन इन सब के नेपथ्य में एक और बहुत ही महत्वपूर्ण मंडल है, एक वर्ग है, एक ग्रुप है जिनकी भूमिका होती है, और वे होते हैं परामर्शदाताओं का मंडल, परामर्शदाताओं का समूह। अब देखेंगे ऊपर शीर्षक है परामर्शदात्री मंडलम। मैं ये अर्वाचीन संस्कृत विशेष के संदर्भ में चर्चा कर रहा हूं कि उसके पृष्ठ पर, जिसमें कि बड़े से बड़े जो भारतवर्ष के जो संस्कृत के बड़े बड़े विद्वान हैं वे इनके परामर्शदाताओं में हैं। 2-4 अगर उदाहरण से हम जान लें, जैसे अभिराज डॉक्टर राजेंद्र मिश्र, प्रोफेसर राधावल्लभ त्रिपाठी, डॉक्टर इच्छाराम द्विवेदी, ऐसे जैसे बड़े बड़े लोग इस परामर्श मंडल के सदस्य हैं। लेकिन प्रश्न उत्पन्न होता है कि इनकी भूमिका क्या होती है। मित्रों, यदा कदा ये आपस में बैठ करके परिचर्चा करते हैं कि आगामी अंक को हम विशिष्ट अंक बनाएं या सामान्य जिस प्रकार से चलता आ रहा है हम उन पर निर्णय लें, या उसमें क्या परिवर्तन आना चाहिए, या उस पत्रिका को गति देने के लिए अन्य क्या क्या व्यवस्थाएं होनी चाहिए। तो आप समझ सकते हैं कि जिस समवाय में, जिस मंडल में, जिस वर्ग में बड़े बड़े विद्वान लोग होकर के परिचर्चा करेंगे तो उस पत्रिका का स्वरूप कैसा होगा या आने वाले दिनों में उसके स्वरूप में परिवर्तन कैसा होगा, इसका जो निर्णय होता है ये परामर्शदात्री मंडल करते हैं। उसके बाद आप पाएंगे कि इनकी एक अपनी विशिष्ट व्यवस्था है कि अर्वाचीन संस्कृतस्य ग्राहक शुल्कम। अब ये जो इसका है ग्राहक, हम आप सभी जानते हैं कि सब्सक्रिप्शन लेते हैं, हम सब्सक्राइब करते हैं पत्रिकाओं को, तो इन पत्रिकाओं के भी ग्राहक होते हैं, तो उनके लिए इस पत्रिका का मूल्य क्या होना चाहिए। तो आप लिखा पाएंगे वार्षिक मूल्य इतना, या इस नूतन अंक का मूल्य इतना। तो आप पाएंगे यहां पर जैसे लिखा हुआ है कि वार्षिकम जो मूल्यम है वो भारतवर्ष में
100 रुपए। और अगर सर्कुलेशन ऐसी पत्रिकाओं का बाहर होता है, बाहर के देशों में है, तो एक मानक मुद्रा को आधार बना करके वे, जैसे यूएस डॉलर आपने देखा लिखा हुआ है कि वार्षिकम विदेशेषु यूएस डॉलराह, तो $20 बाहर के देशों के लिए इसकी कीमत है। यदि हम डाक से पत्रिका मंगवाते हैं तो उसके लिए भी देखेंगे कि विशिष्ट व्यवस्था है यहाँ कि डाक व्यय यदि पंजीकृत डाक द्वारा अर्वाचीन संस्कृत से सर्वे प्यंकाः प्रेष्येरन्, कि यदि डाक के द्वारा अर्वाचीन संस्कृत की जो पत्रिकाएं के जो सारे अंक है यदि आप उसे मंगवाना चाहते हैं, तो भारत में रहते हुए सारे अंक यदि आप मंगवाते हैं तो उनकी क्या कीमत है, उनकी कीमत यहां पर लिखी हुई है। अगर विदेशों में मंगाना चाहते हैं तो उनके लिए कितने डॉलर होने चाहिए वो लिखा हुआ है। लेकिन इस पर्टिकुलर जो अंक अभी हमारे हाथ में है उसका मूल्य क्या है, तो उस मूल्यों की सूचना यहां पर हम प्राप्त करते हैं। मित्रों, उसके बाद एक विशेष सूचना पुनः जो है वो संपादक मंडल के द्वारा दी जाती है, दी गई है, और उसमें देखेंगे लिखा जाता है जैसे कि आप उसे चेक से भेजना है या मनी ऑर्डर से भेजना है, ये सारी की सारी व्यवस्था उसी प्रबंध के अंतर्गत आती है। क्यों? क्योंकि जैसा हमने पिछले दिनों चर्चा की कि व्यवसाय पक्ष और व्यापार पक्ष ये भी पत्रिकाओं के लिए महत्वपूर्ण होता है। और यदा कदा क्या होता है कि हम जब ग्राहकत्व भेजते हैं तो कहीं तो काउंटर से ही हम ग्राहकत्व ले लेते हैं जहां नगद दे देते हैं, लेकिन दूर बैठे अगर हम कहीं से उसका ग्राहकत्व लेते हैं, सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो या तो हम चेक से पैसे भेजते हैं या आजकल जो नई व्यवस्था है कि बैंक से अकाउंट्स में ट्रांसफर कर देना उसके अंतर्गत करते हैं, तो यहां पर उसकी भी विशिष्ट सूचना दी जाती है। आवश्यक नहीं कि संस्कृत में लिखे गए उन वाक्यों को मैं यहां पढ़कर सुनाऊं, लेकिन ये हम वाक्य निर्माण अपने हाथ में है, लेकिन हम ये योजना बता रहे हैं, उस पत्रिका के स्वरूप के अंतर्गत की बात कर रहे हैं कि यदि आप उस पत्रिका का ग्राहकत्व लेते हैं तो एक प्राचीन आज भी है कि मनी ऑर्डर से पैसे भेज दिए जाते हैं, नगद पैसे दिए जाते हैं, चेक से पैसे दिए जाते हैं, अब आजकल तो एटीएम और डेबिट जो है क्रेडिट, इसके माध्यम से पैसे प्रदान कर दिए जाते हैं। तो उस पत्रिका के लिए कौन सी व्यवस्था अनुकूल है उसको ध्यान में रख करके सूचनाएं दी जाती है ग्राहकों के लिए और पाठकों के लिए। पुनः नीचे जिस एड्रेस से आपको मंगानी है पत्रिका, अर्थात अगर अर्वाचीन संस्कृतम मंगानी है पत्रिका आपको, तो उस अर्वाचीन संस्कृतम का जो एड्रेस है, पोस्टल एड्रेस, वह पोस्टल एड्रेस आप पाएंगे कि वो लिखा रहता है। जैसे उदाहरण के लिए संपादक अर्वाचीन संस्कृतम, देववाणी परिषद, दिल्ली, R6 वाणी विहार, नई दिल्ली, 11,059 भारत। फिर उसके बाद अब आजकल नई परंपरा चली है और उस नई परंपरा में हम ईमेल आदि भी देखते हैं, तो ईमेल आदि की भी व्यवस्था की जाती है। अब एक और प्रश्न होता है कि उस पत्रिका में जो लेख छपते हैं, तो दो तरह की बातें होती है लेख छपने के। कुछ तो ऐसी पत्रिकाएं होती है जिनके स्वयं के ही कुछ नियुक्त किए गए लेखक होते हैं, जैसे राजनीतिक संदर्भ पे अगर लेख लिखवाना हो तो वो लेख नियमित लिखते हैं और एक तरह से वो उस पत्रिका या उस समवाय के एम्प्लॉई होते हैं। लेकिन जो साहित्यिक पत्रिकाएं और शोध पत्रिकाएं सामान्य रूप से होती हैं, जिन पत्रिकाओं का सबसे अधिक महत्व संस्कृत जगत में है, मैंने अभी कहा कि संस्कृत जगत में सर्वाधिक महत्व दो विशिष्ट पत्रिकाओं का है, और वह है साहित्यिक पत्रिका और दूसरी शोध पत्रिका। तो मैं इस विशेष संदर्भ में आपके सामने चर्चा कर रहा हूं कि ऐसी पत्रिकाओं के लिए लेखक लेख भेजते हैं, शोधार्थी लेख भेजते हैं, विद्वान लेख भेजते हैं, तो उस लेखकों के प्रति भी पत्रिका का जो प्रबंधन है उनका दायित्व होता है कि वे उनको यथासमय सूचना देते हैं कि आप जब अपना लेख भेजें तो कैसे भेजें। एक तदर्थ वे कहेंगे कि अब आजकल टाइपिंग युग है, पहले तो लोग हाथ से ही लिख करके भेज दिया करते थे, अब आजकल क्या होता है कि हम कंप्यूटर लैपटॉप पे टाइप करके भेजते हैं, तो वहां पे निर्देश होता है कि आपको किस फॉन्ट में लिखना है। अगर हिंदी में लिखना है तो या तो कहेंगे कि आप यूनिकोड में भेजें या वॉकमैन चाणक्य में भेजें या कृतिदेव में भेजें, इस प्रकार की सूचना रहती है। पुनः यह भी सूचना दी जाती है कि फॉन्ट साइज क्या होना चाहिए, 20 होना चाहिए, 14 होना चाहिए, 12 होना चाहिए, इसकी सूचना होनी चाहिए। फिर उसकी फॉर्मेटिंग की चर्चा होती है,
स्पेस क्या है, लाइनिंग क्या है, शब्द कितने होने चाहिए, इन सारी जो रिक्वायरमेंट है, जो उनकी मांग है, उनके विषय में पत्रिका उन्मुक्त रूप से, स्वतंत्र रूप से लेखकों के प्रति वे निवेदन वहां पर प्रस्तुत करते हैं और तदनुसार उसके नीचे जो इस निवेदन के साथ ही संपादक का भी नाम वहां पर प्राप्त होता है। तो इस प्रकार मित्रों, हमने यह देखा एक विशिष्ट पत्रिका के संदर्भ में पुनः पुनः यह कहते हुए कि यह हमारे लिए मानदंड है, लेकिन आवश्यक नहीं है कि पत्रिका की यह सारी योजना हमारे लिए अनुकरणीय है, लेकिन इसमें जो करणीय और अकरणीय है, कर्तव्य है, वह अवश्य हमारे लिए आवश्यक है कि हम उनको फॉलो करते हैं। तो इस रूप में हमने उसके विशेष संदर्भ में यह देखने का प्रयास किया। इसी क्रम में यह साहित्यिक पत्रिका थी। अब एक हम शोध पत्रिका पर चर्चा कर लेते हैं। जो हमारा एक दूसरा उदाहरण है वह है संस्कृत विमर्श को लेकर के। संस्कृत विमर्श भी बहुत ही महत्वपूर्ण पत्रिका है, शोध पत्रिका है, खास करके विद्वत जगत में और शोध छात्रों में यह बहुत ही सम्मान से इस पत्रिका को देखा जाता है, क्योंकि इस पत्रिका का जो आलेख है, पत्रिका में छपने वाले जो लेख हैं, वे विश्व स्तर के होते हैं। इसीलिए इस पत्रिका को मैंने आधार बनाया। इसका रूप है पुस्तकाकार रूप। आप समझें कि एक तो कहा जा रहा है पत्रिका, और दूसरा जो एक सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी बातें निकल कर आती है वो हमने कहा कि यह पुस्तकाकार रूप है। तो मित्रों, जो शोध पत्रिकाएं होती है उसमें जो छपने वाले लेख होते हैं वे उस लेखक का संबंध मनोरंजन से नहीं होता, बल्कि उसका उपयोग अकादमिक है, वो एकेडमिक उपयोग के लिए वो पत्रिकाएं होती है। इसलिए उस पत्रिका का जो कलेवर होता है वो अन्य विधा की पत्रिकाओं से भिन्न होता है। और चूंकि इनमें पृष्ठों की संख्या अन्य पत्रिकाओं की अपेक्षा अधिक है, क्योंकि जो पत्रिकाकार रूप है, अगर उसे आप 250-300 पृष्ठों में अगर आप छापते हैं तो उस पत्रिका को कैरी करना या उस पत्रिका को सहज अपने साथ ले चलना कठिन होता है। लेकिन पुस्तकाकार जो रूप होता है उसमें यह कठिनाई नहीं होती है। और यह पत्रिका, जैसा कि हमने अभी शब्दों से कहा, संख्या से कि 200-250 पृष्ठों की आती है, इसीलिए आवश्यकता हो जाती है कि इसका रूप हम पुस्तकाकार बनाएं। तो मित्रों, जो संस्कृत विमर्श पत्रिका है उसके अगर हम आवरण पृष्ठ को देखने की चर्चा करें तो सर्वप्रथम आप पाएंगे कि उसके ऊपर नाम लिखा हुआ होगा संस्कृत विमर्श। ध्यान रखेंगे, यहां पे संस्कृत विमर्श समास है, गैप आ गया है, ये इसको टाइपोग्राफिकल एरर समझना चाहिए। उसके नीचे आप पाएंगे कि अंक 3 वर्ष 2010। हमने किसी एक विशिष्ट अंक को ध्यान में रख करके इस स्लाइड्स का निर्माण किया है। इसका यह मतलब नहीं कि 2016 की बात अगर हम करें तो उस पर यह आरूढ़ नहीं होगा, क्योंकि यह अनिवार्य हिस्सा है पत्रिका का। ऊपर में संस्कृत विमर्श मोटे अक्षरों में, नीचे में आप देख रहे हैं कि यह तीसरा अंक है वर्ष 2010 का। एक चीज जो यहां मिसिंग है वो मुख पृष्ठ पर यह नहीं लिखा गया है कि यह त्रैमासिक है या मासिक है या षाण्मासिक है या वार्षिक है। वैसे यहां मैं सूचना के लिए कह दूं कि यह त्रैमासिक है, लेकिन इसकी सूचना इनके दूसरे या तीसरे पृष्ठ पर यह मिलती है, यहां यह नहीं मिलती है। फिर उसके बाद आप पाएंगे कि यहां पर प्रकाशन स्थल की चर्चा है और उस प्रकाशन स्थल में राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान मानित विश्वविद्यालय नवदेहली, ऐसा हम लिखा पा रहे हैं। मित्रों, इसमें आप जब हम जाते हैं और इस पत्रिका का विश्लेषण करते हैं तो रूप में बहुत अधिक अंतर, जैसा कि हमने अर्वाचीन संस्कृतम के संदर्भ में देखा, नहीं है। और इस पत्रिका को हम इस रूप में भी देखें कि यह विज्ञापनाधारित पत्रिका नहीं है। क्यों नहीं विज्ञापन पर आधारित पत्रिका है? क्योंकि जैसा आपने देखा कि यह एक विशिष्ट विश्वविद्यालय से प्रकाशित होने वाली पत्रिका है, अर्थात इसमें जो भी अर्थ, जिस भी धनराशि का प्रयोग और उपयोग होगा वो उस सर्वकारी संस्था के माध्यम से होगा। इसीलिए यहां पर हमने यह भी नहीं पाया कि किसकी सहायता से यह पत्रिका प्रकाशित है। चूंकि स्वयं में सामर्थ्यवान संस्था से यह प्रकाशित पत्रिका है, इसलिए यहां पर इसकी आवश्यकता नहीं दिखी। प्रथम पृष्ठ पर आपने यह देखा होगा कि लोगों का हमने प्रयोग नहीं किया है, ये मेरी न्यूनता है। अन्यथा वहां पर आप पाएंगे कि उस पत्रिका के ऊपर लोगो है,
जिस लोगों के नीचे जो उनका उद्देश्य वाक्य है वह उद्देश्य वाक्य लिखा हुआ है। तो इस प्रकार ये प्रारंभिक और प्राथमिक कलेवर है। मित्रों, एक और चीज है कि या तो कभी कभी पत्रिकाएं ऐसी होती है जो कि अपने संस्था के द्वारा निर्धारित रंग में ही प्रमुख पृष्ठ उनका होता है, लेकिन ये जो शोध पत्रिका आदि हैं, खास करके संस्कृत विमर्श, इनके लिए पत्रिका का जो रंग है वो आवश्यक नहीं है। अपने अपने अंक के अनुसार, अंक की योजना के अनुसार उसके वर्ण में भी परिवर्तन होता रहता है। मैंने भी यहाँ पे प्रयास ये किया था, चूंकि एक वर्ण, एक विशिष्ट अंक का रंग ये इसी प्रकार का ब्लू कलर था, तो मैंने यहाँ पर उसी रंग में निर्माण के लिए रखा था ताकि हम ये आप लोगों को संप्रेषित कर पाए कि ये रंग योजना क्या है। अब इसके जो हम पृष्ठों की बात करते हैं, जो दूसरा पृष्ठ है, उस दूसरे पृष्ठ पर हम ढेर सारी सूचना एक साथ पाते हैं, और जिस सूचना की अपेक्षा दूर बैठे लोगों को अवश्य होती है, ज्यादा होती है, क्योंकि उनको यदि मंगाना हो या उनको इस पत्रिका के विषय में कोई सूचना प्राप्त करनी हो। उदाहरण के लिए आप देखेंगे कि सबसे पहले प्रकाशक है, और उसमें प्रकाशक का नाम लिखा पाया जाएगा राष्ट्रीय संस्कृत संस्थानम या कुल सचिव राष्ट्रीय संस्कृत संस्थानम, और उसका एड्रेस आपको लिखा प्राप्त होगा। फिर ईमेल, जैसा कि हमने शुरू में कहा कि ये युग परिवर्तनशील है, युग बदलता आ रहा है और नई नई चीजें जुड़ती चली जा रही है, तो हम यहाँ पर ईमेल उसमें लिखा पाएंगे। एक और आप मित्र पाएंगे कि एक सर्कल में सी लिखा हुआ होता है सामान्य रूप से पुस्तकों के ऊपर और पत्रिकाओं के ऊपर। उनको हम कहते हैं कि वो अधिकार किसका है, उस पत्र के, यानी सर्वाधिकार सुरक्षित, आप ये वाक्य पाते होंगे, अर्थात कॉपीराइट किसकी है उस पर। तो कॉपीराइट जो है वहां पर लिखा मिलेगा आपको राष्ट्रीय संस्कृत संस्थानम। इसके बाद ISSN नंबर, ये एक नई परंपरा प्रारंभ हुई है मित्रों, कि जब हम पुस्तक को छापते हैं तो उस पुस्तक के छापने के क्रम में ISBN नंबर चलता है, लेकिन पत्रिकाओं के विशिष्ट संदर्भ में यह ISSN नंबर है। अगर इसको हम डिकोड करें तो ISSN का नंबर होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर, अर्थात आप कहीं से भी इस नंबर के माध्यम से उस पत्रिका की समग्रता को देख सकते हैं। फिर आप पाएंगे कि उस पत्रिका की सूचना है संस्करण से संबद्ध, कि यह कौन सा संस्करण है, 19वां संस्करण है या 20वां संस्करण है, तीसरा संस्करण है या चौथा संस्करण है। हम आप लोग सांख्यिकीय की दृष्टि से उन संस्करणों को और अधिक थ्रो करते हैं, और बार बार ऐसी पत्रिका, जो महत्वपूर्ण पत्रिकाएं होती हैं, अपने विषय में यह प्रचार करती रहती हैं कि यह जो पत्रिका है यह इसका इतनावां संस्करण है। अब पुस्तकों पर भी देखते होंगे लिखा पाया जाता है फर्स्ट एडिशन, सेकेंड एडिशन, थर्ड एडिशन। इसी तरह इन पत्रिकाओं के संस्करण होते हैं जो अपने विषय में बार बार ये बताते हैं कि यह हमारा संस्करण कौन सा है। फिर है ग्राहकत्व। ग्राहकत्व से तात्पर्य क्या है यहाँ पर, कि उसका मूल्य का निर्धारण, जैसे कि हमने अभी चर्चा की थी अर्वाचीन संस्कृतम के संदर्भ में, कि वार्षिक मूल्य हो या अर्धवार्षिक मूल्य हो, क्योंकि ग्राहकत्व की भी एक सीमा है। उसमें जो सब्सक्रिप्शन होते हैं, कई आजीवन सदस्यता की बात करते हैं, कोई वार्षिक सदस्यता की बात करते हैं, कोई पंचवर्षीय सदस्यता की बात करते हैं। तो इस प्रकार इस सदस्यता की चर्चा हम यहाँ प्राप्त करते हैं जो लिखा होता है। जैसे उदाहरण के लिए कि अगर जो हाथ में जो अंक है आपके, उस अंक का जो शुल्क है वो 100 रुपये है, या तदनुसार उसके अनुसार वो वार्षिक शुल्क का निर्धारण करते हैं। पुनः उसमें आप पाएंगे मुद्रक। जो मुद्रक अर्थात जहां उसका मुद्रण किया जाता है, जिस प्रेस में उसकी सेटिंग होती है, उसकी टाइपिंग होती है, हम उनका नाम वहां पर पाते हैं कि इसका मुद्रण इन्होंने किया है। फिर हम पाते हैं कि उसके बाद उसमें परामर्शदाताओं की सूची पाते हैं, और जो परामर्शदाता है, जैसा उस क्रम में भी हमने चर्चा की कि ये विशिष्ट विद्वानों का समवाय होता है जो यदा कदा परिचर्चा के माध्यम से, परामर्श के माध्यम से उस पत्रिका की गुणवत्ता का निर्धारण करता है। और अंत में आप पाएंगे कि हमने यहाँ पर संपादक मंडल की चर्चा की। अखबार आदि के क्रम में हमने प्रबंध संपादक या प्रमुख संपादक या उप संपादक या डेस्क संपादक ऐसे शब्दों को देखा। अलग अलग विधा के संपादक होते हैं। यहाँ पर किसी भिन्न विधा का कोई भिन्न संपादक नहीं होता। जो खास करके जो पत्रिकाएं होती है उनका संपादक मंडल होता है।
जिस संपादक मंडल में, देखिए मित्रों, संस्कृत के साथ ये विशेष बात क्यों जुड़ती है, इसको भी ध्यान में रखना चाहिए। संस्कृत में ज्ञान की कई विधाएं हैं। हम उन्हें वेद के रूप में समझते हैं, हम व्याकरण के रूप में समझते हैं, हम दर्शन के रूप में समझते हैं, हम साहित्य शास्त्र के रूप में समझते हैं, हम धर्मशास्त्र जानते हैं, हम ज्योतिष शास्त्र जानते हैं, हम उपनिषद विद्या जानते हैं, हम इतिहास पुराण है, जैनिज्म है और अभिलेख विज्ञान है, अभिलेख शास्त्र है। ये न्यूनाति न्यून इतनी विधाएं संस्कृत की है। अर्थात इन विधाओं से संबद्ध लेख उन पत्रिकाओं को भेजे जाते हैं। तो जो एक संपादक है, आवश्यक नहीं कि वे इतनी सारी विधाओं के पारंगत हों, विद्वान हों, प्रवीण हों। ठीक है कि अगर संपादक जो प्रमुख संपादक हैं, प्रधान संपादक हैं, हम ये मानकर चलते हैं कि वो दर्शन के विद्वान हैं, लेकिन यदि अभिलेख शास्त्र से, जिसका साक्षात संबंध संस्कृत विषय से है, साक्षात संबंध उस शोध से है, वो लेख अगर अभिलेख शास्त्र से भेजा जाता है, तो आवश्यक नहीं जो प्रमुख संपादक है वो उनके संपादन या उनके विषय को समझ पा करके और उनको संस्तुति देने में समर्थ हों। तो एतदर्थ भिन्न भिन्न विषयों के, भिन्न भिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों की एक समिति बनाई जाती है जो आने वाले निबंधों, लेखों का मूल्यांकन करती है। तो उस समिति के जो सदस्य हुए उन्हीं को संपादक मंडल नाम दिया जाता है। तो इस विशेष पत्रिका के संदर्भ में संपादक मंडल के नाम का भी उल्लेख वहां पर किया जाता है। लेकिन इससे पूर्व 2-3 चीजों की मैं चर्चा जरूर कर दूं। जैसे आपके मन में यह बात उत्पन्न हो रही होगी कि मुद्रक या मुद्रण जो है उनके नाम देने की जरूरत क्या होती है। हम आप सभी जानते हैं कि हमारा जो मन है वो बहुत ही तेज होता है और किसी भी विषय के कितने भी अर्थ लगाने में यह मन सक्षम होता है। तो कभी कभी अनुकूल लेख से भी प्रतिकूलता उत्पन्न हो जाती है और ऐसे प्रतिकूल स्थिति में स्थिति क्या उत्पन्न होती है कि अगर मुद्रण के कारण कोई समस्या उत्पन्न हुई है तो जो संपादक है, जो प्रबंधन है, उनके पास एक आधार बनता है कि हमने जो लेख सेलेक्ट किया उन लेखों में यह चर्चा नहीं थी, ये कदाचित मुद्रणगत दोष है और मुद्रणगत दोष होने के कारण विवाद कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि पुनः पुनः मैं कहूंगा कि जब बाहरी अगर लेखक ने लिखा और वही बिहारी बन जाता है, लेखक ने राम लिखा वही अगर रमा बन जाता है, तो वहां पर जो विवाद की स्थिति होती है वो मुद्रण के संदर्भ में आता है। और मित्रों ध्यान रखेंगे कि मुद्रण में जो कार्य में लीन रहने वाले व्यक्ति हैं वो बहुत प्रवीण नहीं होते हैं, इसलिए दोष की दृष्टि से हाँ वहां पर सावधानी बढ़ जाएगी जरूर, लेकिन दोष की दृष्टि से जो दोष है वो कम हो जाता है। तो ऐसी सारी एक क्रम से ऐसी सारी जानकारी दी जाती है और वो जानकारी दी ही जाती है इसलिए कि यथा समय यथा उत्पन्न स्थिति के अनुसार दायित्व का निर्धारण किया जा सके कि यह संपादक का दायित्व है या ये परामर्शदाता मंडल का दायित्व है या ये प्रबंध समिति का दायित्व है या ये मुद्रण जगत का दायित्व है। तो इस रूप से सारी की सारी पत्रिकाएं अपने ऊपर ये सारी की सारी सूचना देते हैं। इसके बाद मित्रों हम जरा और विशेष चर्चा कर लें। तो ये तो पत्रकारिता के स्तंभ के संदर्भ में इतनी सारी बातों को हमने जानने की कोशिश की, लेकिन इसमें कुछ चीजें और हमें देखनी चाहिए। जैसा कि हमने शुरू में कहा कि पृष्ठ ब्लैंक रह जाना, खाली रह जाना, और उसको हमने 2-3 बातों से मढ़ने की कोशिश की। लेकिन देखेंगे ये क्या है कि ये अनुशासन के अंतर्गत आता है। कई सारी पत्रिकाएं तो इसलिए छोड़ते हैं कि पाठक को यदि पत्र पढ़ते हुए, लेख पढ़ते हुए टिप्पणी करनी हो तो उस खाली जगह पे वो टिप्पणी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं, क्योंकि पाठक जो टिप्पणी करते हैं वो टिप्पणी अपने मन में करते हैं, अपने लिए करते हैं, अपने रुचि के लिए करते हैं। उस पत्रिका के पृष्ठ में उसकी टिप्पणी की अनिवार्यता नहीं है। वो अनिवार्यता तभी है कि जब पत्रिका को पुनः आप वहां तक रिटर्न करें, लेकिन वो प्रबंधन का हिस्सा बन जाता है कि यदि हमारे पास सामग्री है तो हम उनको भर पाते हैं, यदि सामग्री नहीं है तो हम उसको ब्लैंक करते हैं। लेकिन ऐसे जो कि सामान्य संसार, सामान्य जगत से पत्रिकाएं निकल कर आती हैं, जो पूरी तरह से विज्ञापन पर आधारित पत्रिकाएं हैं, तो ऐसे पृष्ठों का उपयोग वे उन विज्ञापनों के लिए कर लेते हैं और ऐसे पृष्ठों पर जो प्रकाशित होने वाले विज्ञापन होते हैं वो विज्ञापन महंगे होते हैं। तो
कहीं ना कहीं योजना की दृष्टि से प्रबंधन समिति के सदस्य उन पृष्ठों को अपने अधिकार के अंतर्गत रख लेते हैं कि उन पृष्ठों पर हम विज्ञापन का प्रयोग करें या हम संपादकीय लाएं या कोई अन्य विशिष्ट सूचना का प्रयोग करें। अब समग्र पत्रिका जब हमारे हाथ में आती है तो उनमें कभी कभी एक चीजें और देखी जाती है। हम चूंकि पृष्ठ विन्यास के संदर्भ में इन स्तंभों की चर्चा कर रहे हैं, इसलिए उनको भी ध्यान में लेना जरूरी है। कभी कभी पृष्ठों पर आप पाएंगे कि शेष पृष्ठ संख्या इतने पर, मतलब अगर हम पेज संख्या 12 पर एक लेख पढ़ रहे हैं, लेख का शीर्षक है अ आ इ, उस लेख को पढ़ते जा रहे हैं, पता चला 14वें पृष्ठ के नीचे लिखा हुआ है कि शेष 46वें पृष्ठ पर। ये सारी सेटिंग के अंतर्गत की बातें आती है। वो सारे जब प्रकाशन जो प्रबंध समिति है उसके अंतर्गत की योजना आती है, क्योंकि हर पृष्ठ जो है उस पृष्ठ की सुंदरता, उस पृष्ठ की बनावट, उस पृष्ठ की जगह को देख करके आलेख की सेटिंग होती है, आलेख को सजाया जाता है, आलेख का प्रकाशन होता है। उस सामग्री, उस सीमा से अधिक यदि सामग्री प्राप्त होती है तो फिर हमें उसे दूसरे पृष्ठों पर ले जाना होता है। क्यों? क्योंकि सौंदर्य की दृष्टि से अगर हम उसके ठीक बाद वाले पृष्ठ पर अगर हम 3-4 पंक्ति लिखने के बाद उस आलेख को समाप्त कर दें, फिर वहां से दूसरा लेख अगर हम शुरू करें तो उस लेख की सुंदरता नहीं रहती और उस लेख में हीनता आ जाती है। या ऊपर के उन पृष्ठों पर 4-5 वाक्य लिखने के बाद अगर पूरा का पूरा पृष्ठ हम छोड़ देते हैं तो वह भी क्या होता है कि खाली जगह जो है वो बचा रह जाता है। इस प्रकार जगह का अपव्यय होता है। तो मित्रों, ये जो स्तंभ हैं, इन स्तंभों में रुचि उत्पन्न करने के लिए ये प्रकाशक और जो संपादक होते हैं वे सतत प्रयत्नशील दिखते हैं। उनके प्रयत्नों का परिणाम है जिस 2 पत्रिकाओं की मैंने आपके सामने चर्चा की, संस्कृत विमर्श और अर्वाचीन संस्कृतम, यह पूरी तरह से मनोयोग से छपकर आने वाली पत्रिका है। लेकिन इन दोनों पत्रिकाओं से भिन्न एक विशिष्ट पत्रिका का नाम लेना मैं एक दायित्व समझता हूं, वह है संस्कृत संभाषण संदेश। हर वर्ग की रुचियों को ध्यान में रख करके इस पत्रिका का सफल प्रकाशन कई वर्षों से होता आ रहा है। हमने पिछले संदर्भ में चर्चा की थी, मैसूर से इसका प्रकाशन होता है और हर प्रकार के आलेख आपको इसमें मिलेंगे, चाहे वो चलचित्र जगत से हो, चाहे वो क्रीड़ा जगत से हो, चाहे राजनीतिक जगत से हो, चाहे साहित्यिक जगत से हो। इसीलिए सामान्य रूप से 8वीं कक्षा के छात्रों से लेकर के प्रबुद्ध विद्वानों तक के लिए उसमें सामग्री होती है। इसीलिए उनमें जो स्थायी स्तंभ है, उन स्थायी स्तंभों की संख्या बढ़ जाती है। और वो बढ़ने के पीछे रीजन ये है कि निरंतर जो पाठक होते हैं, उन पाठक का पत्र उनके पास आता है, उन पाठकों के पत्र उनके नाम से आते हैं कि उनको क्या चाहिए। हमने इन दोनों पत्रिकाओं के संदर्भ में इसकी चर्चा नहीं की, क्योंकि यह भी स्थायी स्तंभ के अंतर्गत है कि जो पत्रिका आप चलाते हैं उस पत्रिका के ऊपर आपके पाठकों की प्रतिक्रिया क्या है, तो उनमें से कुछ गिनी चुनी प्रतिक्रिया को हम वहां पर पब्लिश करते हैं, छापते हैं। यहां पर उन पाठकों को परिचय देने के लिए नहीं छापते, बल्कि यदि आपकी पत्रिका में कोई अच्छाई है और किसी पाठक के माध्यम से प्रशंसा के वाक्य मिलते हैं तो हम उसे सहजतया से छापते हैं। कभी कभी एक आध स्थिति और उत्पन्न होती है कि जहां गलतियां हो जाती है तो हम आगे के अंकों में उसके लिए भूल सुधार लिखते हैं, हम क्षमा प्रार्थी होते हैं और हम निवेदन करते हैं कि इस कारण से इसमें यह गलतियां जो है वह रह गई है। तो मित्रों, जैसा हमने शुरू से ही कहा कि पत्रकारिता जो है वो सहज कार्य नहीं है। सुनने में कान के लिए अच्छा लगता है कि अरे ये तो सामान्य चीजें है, लेकिन जब उसमें हम दत्त चित्त होते हैं, जब हम उनसे उत्पन्न होने वाली समस्याओं का साक्षात करते हैं, तब हमें पत्रकारिता का दर्द पता चलता है कि कितना कठिन कार्य है। पत्रकारिता के स्तंभों के विषय में आज की ये चर्चा यहाँ हम अब खत्म करते हैं। आप लोगों ने हमें इतना साथ दिया, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और हम धन्यवाद देना चाहेंगे डॉक्टर पंकज मिश्र को, जिन्होंने बखूबी से इस लेक्चर पर हमें विशेष जानकारी दी। उम्मीद करते हैं आप सभी को आज का लेक्चर ज़रूर पसंद आया होगा। आपकी जो भी प्रतिक्रियाएं और सुझाव हों कृपया हमारे साथ ज़रूर साझा करें। हमारी ईमेल आईडी है info.cc@nic.in। आप सभी से फिर जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार सर।